Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और जो भी नए बच्चे हैं जो आज पहला बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, कृपया वो क्या करें, पहले जो भी सीरीज़ है ना उनको आप देख ले। वीडियो लेक्चर को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जब इस वे में देखेंगे आप, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये पॉलिटी आपको समझ में आएगा। हमारा क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, किस कंसेप्ट पर आधारित है ये पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना भाग 5 को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग भाग 5 को अभी पढ़ेंगे। और हम लोग क्या स्टार्ट किए थे भाग 5 में पढ़ना, भाग 5 में स्टार्ट किए थे हम लोग पढ़ना पार्लियामेंट को। क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे? पार्लियामेंट को। और हम लोग पार्लियामेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि यही जो संसद है, और संसद का जो एक अंग है राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, जो कि संसद का निम्न सदन है। उच्च सदन के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, राज्यसभा के बारे में। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो संसद का निम्न सदन लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? लोकसभा। और लोकसभा में क्या क्या पढ़ेंगे? तो लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा में निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। पहला है लोकसभा की संरचना, दूसरा है लोकसभा का निर्वाचन। तीसरा जो कंसेप्ट होगा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा लोकसभा का कार्यकाल, कि लोकसभा के हाउस का कार्यकाल होता है या लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। पांचवा देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। और ये जो छठा देख रहे हैं लोकसभा की शक्तियां, क्या बोला मैंने? लोकसभा की शक्तियां। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। लोकसभा की संरचना, लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा की शक्तियां और कार्यकाल। इन सब टॉपिक को बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, सारी जानकारियां को एकत्रित करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा। और लोकसभा में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई, ये कि लोकसभा में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना होगा। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 81, ये आपको दिख रहा होगा। 81 भी लोकसभा में पढ़ना है। 330 है, ये 330 भी है। 93 अनुच्छेद, 93 अनुच्छेद, 331 अनुच्छेद, 330 अनुच्छेद, 108, ये सारे को हमको पढ़ना होगा। कहाँ पे? लोकसभा में। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर एक बार हम लोग देखेंगे कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर पीछे वाले टॉपिक पे जाके हम चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा किया था संसद, और संसद के जो हैं वो 3 अंग हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। ये हम लोगों ने चर्चा किया था। इस देश के लिए जो कानून बनाता है वो कानून बनाता है कौन? संसद बनाता है। अगर कोई कानून को राज्यसभा पारित कर दे, मान लो कोई कानून को राज्यसभा यहाँ से पारित कर दे, ये कानून कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा के पारित करने के बाद ये कानून कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो देश के लिए अधिनियमित हो जाता है, वो कानून लागू हो जाता है। अगर कोई कानून लोकसभा से पारित होगा तो वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा से पारित होगा तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कहने का तात्पर्य है, इस देश में कोई भी टॉपिक पर कानून बनने के लिए तीनों अंग का सहमति होना अनिवार्य है। अगर संसद में पूछा जाएगा अंग का बात, तो यहाँ पे 3 अंग है, 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स। लेकिन अगर संसद के अंग तो 3 है, लेकिन अगर सदन की बात करेगा तो सदन की संख्या कितना है? 2, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो 2 सदन है हमारे पार्लियामेंट में। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे
कि अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। किसका उल्लेख किया गया है? लोकसभा का। अब देखते हैं 81 भी पढ़ना है, 330 भी पढ़ना है, 93 भी पढ़ना है, 331 भी पढ़ना है, 330 भी पढ़ना है, 108 भी पढ़ना है। सारे अनुच्छेद को पढ़ना होगा। कल मैंने आपके बताया था कि अनुच्छेद कैसे याद रखना है, वो कल का वीडियो में आप जाकर देख लेना कि कैसे अनुच्छेद को याद रखना है। अपने कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज में आप लिखते रहेंगे अनुच्छेद, जहाँ से स्टार्ट किया पढ़ाना। 79 हो गया है, 80 हो गया है, तो उस लेक्चर को देखकर आप समझ लेंगे। मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि आप अनुच्छेद को कैसे याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि इसको लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। उस समय लोकसभा को बोला जाता था लोक परिषद। क्या बोला जाता था? लोक परिषद। लोकसभा को बोला जाता था लोक परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट लोक परिषद बोला जाता था 17 अप्रैल 1952 को, जब लोकसभा का गठन किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है कि लोकसभा का गठन कब हुआ है? 17 अप्रैल 1952 को। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ दूसरी डेट का, वो ये है 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहली बैठक हुआ था। तो लोकसभा का जो पहली बैठक शुरू हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था, लोकसभा का पहली बैठक। और बताया मैंने राज्यसभा का भी जो बैठक शुरू हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। 14 मई को क्या था कि लोक परिषद से जो लोकसभा किया गया है वो 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को 14 मई 1954 को क्या कर दिया गया? लोक परिषद से पहले नाम, प्रारंभिक नाम, लोकसभा का अगर प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो क्या था? लोक परिषद। बाद में इसको कब कर दिया गया? 14 मई 1954 को लोकसभा। तो आप देख रहे हैं डेट 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952, 13 मई 1952 को क्या कर दिया गया? पहली बैठक लोकसभा का शुरू हुआ था। वो भी 11 बजे से शुरू हुआ था सदन की कार्यवाही, और इसीलिए हम लोग 11 बजे से 12 बजे के बैठक को बोलते हैं प्रश्नकाल। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 11 बजे से जो 12 बैठक, प्रथम सत्र को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे, और 12 बजे से जो 1 बजे का कार्यवाही होता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को क्या बोला जाता है। लोकसभा का जो बैठक होता है उसके प्रथम सत्र को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न होता है और एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का तात्पर्य है जिस प्रश्न में मान लो एक प्रश्न है ये, और प्रश्न में तारा अंकित किया जाएगा, मतलब स्टार का सिंबल बना दिया जाएगा, ऐसे प्रश्न को बोलते हैं हम लोग तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न का जवाब होता है मौखिक रूप से। तो तारांकित प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? तुम याद रखना, त से तारांकित, म से मौखिक। तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। अगर सदन में कोई भी अतारांकित प्रश्न पूछता है जिसमें तारा अंकित ना हो, उस प्रश्न का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से, अतारांकित प्रश्न का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। और 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं एक सत्र के अंतर्गत। प्रश्नकाल का समय आपको पता होगा, 11 बजे से 12 बजे प्रश्नकाल का समय होता है। 12 से 1 शून्यकाल। शून्यकाल एक्चुअली संविधान में शून्यकाल की कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, तो आप समझ लेंगे इस बातों को अच्छी तरीके से। चलिए आगे और भी देखते हैं। हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा इस चीज़ों को। तो चलिए आगे हम लोग और भी बातों पर चर्चा करते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ये 3 डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है एग्जाम में समानतः। अभी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 81। ये अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं ये क्या लिखता है। मतदान की उम्र। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है और वयस्क मताधिकार पर आधारित है। लोकसभा का जो वोटिंग होता है पूरे हिंदुस्तान में वह वयस्क मताधिकार पर आधारित है।
वयस्क मताधिकार पर आधारित है। अभी जरा हम लोग बात करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे ध्यान से कि पहले भारत में 21 वर्ष के व्यक्ति जो होते थे वही वोटिंग करते थे। कितने वर्ष के व्यक्ति? 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था वही वोटिंग करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया और इसमें क्या कर दिया, जो पहले 21 वर्ष के लोगों का वोटिंग करने का अधिकार होता था वो अब 18 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18। 21 से क्या कर दिया गया? 18। तो पहले वोटिंग करने का जो उम्र होता था वो कितना होता था? 21 वर्ष। 1989 के बाद ये उम्र घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। 21 से क्या कर दिया गया? 18। तो ये आप समझ गए होंगे मतदान करने की जो उम्र है वो, मतदान करने की जो उम्र है वो है आपका 18 वर्ष। और 1989 से पहले, मतलब आप सबको समझना होगा, आज़ादी से पहले हम लोग 21 साल का जब व्यक्ति होता था तभी समझदार होता था। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, देख रहे हैं आजकल बच्चा भी बहुत समझदार हो रहा है, तो ऐसा लगा भारत के संसद को कि अब उम्र को थोड़ा घटा दिया जाए, 18 वर्ष में लोग समझदार हो जाते हैं। तो ये वोटिंग करने का उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद इस उम्र को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे फिर मैं चर्चा करता हूं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या क्या होना चाहिए। अगर आप संसद बनना चाहते हैं या संसद बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कि लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का संसद बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। मतलब 25 वर्ष न्यूनतम आयु, अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु निर्धारित है 25 वर्ष के बाद ही आप नॉमिनेशन करा सकते हैं लोकसभा का इलेक्शन के लिए। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्षों का, और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे कल मैंने एक बार चर्चा किया था, भारत का नागरिक से तात्पर्य क्या है। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता में लिखा होता है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी देश का व्यक्ति है, अगर भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है उन्होंने, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आप सोनिया गांधी को देख सकते हैं, वो बन सकती है भारत की राष्ट्रपति। अगर हम सारे एमपी का समर्थन हो तो वो राष्ट्रपति बन सकती है। उनकी ये योग्यता है, वो भारत की नागरिक है क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है। लेकिन अमेरिका में जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो सिर्फ जन्म के आधार पर ही नागरिकता उनको मिलेगा। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर ही सिर्फ नागरिकता उनको दिया जाता है। जो जिनका जन्म अमेरिका में हुआ होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका गया और वहां पे राष्ट्रपति का इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर भारत में किसी भी देश का कोई व्यक्ति आ जाए, तो अगर नागरिकता उसको भारत का मिल जाती है तो वो भारत में किसी भी चुनाव का किसी भी इलेक्शन को लड़ सकता है। ऐसे भारत के नागरिकता का वर्णन है। और वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी चर्चा किया था कि राजनीतिक पद को लाभ का पद ना माना जाए। पहले से वो लोकसभा सांसद हो सकता है, पहले से वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, पहले से वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इसको राजनीतिक पद को लाभ का पद ना माना जाए। सरकारी लाभ ना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना हो। इस सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। पागल या नहीं हो, ये सब योग्यताएं हैं लोकसभा का मेंबर बनने की। और हम लोग कहते हैं कि ये एक अस्थायी सदन है। क्या? लोकसभा। लोकसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि लोकसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अस्थायी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, आप सुधार कर लेंगे। लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, मतलब लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं। राज्यसभा जो है वो क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि जो राज्यसभा है ये जो है राज्यसभा, ये है अस्थायी सदन।
और लोकसभा जो है ये है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। तो ये आप समझ गए होंगे, अस्थायी, सॉरी, ये है अस्थायी सदन और ये है अस्थायी। परमानेंट हाउस है राज्यसभा, नॉन परमानेंट हाउस है लोकसभा। लोकसभा को अभी तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 8 बार भंग कर चुका है राष्ट्रपति ने, अभी तक 8 बार। तो फिर हम लोग आगे भी चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या कंसेप्ट हमको पढ़ना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो एक बार लाइक बटन को जरूर दबा दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। लाइक करना ना भूलें, एक बार जरूर लाइक करो। ये है निम्न सदन, इसको कहते हैं हम लोग निचला सदन। ये है अपर हाउस, लोकसभा का अपर हाउस है। लोकसभा जो है ये निचला सदन है, निम्न हाउस, और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, अपर हाउस, जिसको हम लोग कहते हैं। अब देख क्या है, अनुपस्थिति 60 दिन तक। अभी क्या है कि लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है, कहां पे, लोकसभा की कार्यवाही में अगर 60 दिनों तक विदाउट इंफॉर्मेशन, या राज्यसभा कहीं भी अगर 60 दिनों तक विदाउट इंफॉर्मेशन कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। वो भी संभावना व्यक्त करता है अगर वो व्यक्ति 60 दिनों तक अनुपस्थित नहीं रहता है तब। तो ये आपको पता होगा कि अनुपस्थित कितना दिन में बताया, 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति सदन से अनुपस्थित रहता है विदाउट इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं राज्यसभा का मेंबर है सचिन तेंदुलकर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 60 दिन के बाद सदन में जाते ही हैं, हो सकता है 4-5 महीने 6 महीने के बाद जाते होंगे, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है सदन में कि फलना कारण से हम नहीं है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे, मैं बता रहा हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं 60 दिनों तक आप स्कूल नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि प्रिंसिपल आपका नाम काट सकता है कि अब वो नहीं आएगा, लेकिन आप एप्लीकेशन दे दिए मैं फलना कारण से नहीं आ रहा हूँ तो आपका नाम नहीं काटेगा। ये आपको थोड़ा समझना चाहिए कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, अगर वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि लोकसभा अध्यक्ष कहेगा ये सीट जो है रिक्त घोषित कर सकता है, वो प्रिंसिपल नाम काट सकता है, ये संभावना व्यक्त करता है, ऐसा नहीं कि कर ही देगा। तो ये संभावना व्यक्त करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, हर बात को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। आगे देखिए क्या है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। यह मैंने बताया अभी तक 8 बार लोकसभा को भंग किया गया है। अभी हम लोग बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसकी चर्चा बहुत बार इससे प्रश्न में भी पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं और संयुक्त अधिवेशन किसको कहा जाता है। तो आर्टिकल 108 में 108 में यह उल्लेख किया गया है संयुक्त अधिवेशन का। आप ये आर्टिकल को भी याद कर लेंगे। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में। अब आप देखेंगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। मान लो कोई विधेयक को लोकसभा पारित कर रहा है और राज्यसभा इसको रोक दे रहा है, ठीक है। अगर कोई विधेयक को राज्यसभा पारित कर रहा है और लोकसभा इसको रोक दे रहा है तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है, मान लो संसद के पास 2 बेटा है, राज्यसभा और लोकसभा, ये पिताजी है राष्ट्रपति। तो ये छोटा बेटा है, ये कह रहा है इसको तो ये भी बात नहीं मान रहा, और ये इसको बोल रहा है ये भी बात नहीं मान रहा है। अगर ऐसा 6 महीने तक चलता रहे कि राज्यसभा कोई विधेयक को पारित करे और लोकसभा रोक दे, लोकसभा कोई विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा रोक दे, तो उस केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किसके द्वारा, तो पिताजी के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन, लेकिन संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि एक ही सदन के अंदर, एक ही हाउस के अंदर, एक ही रूम के कमरे के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आकर बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और इनके कंट्रोल में पूरे सदन की कार्यवाही को चलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन में 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, बुलाया किसके जाता है, पिताजी के द्वारा, डेट मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, चाचा जी, डेट मीन्स लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा।
यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं 6 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, किसका, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। 6 महीने में एक बार बैठक होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि 6 महीने में एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए। क्या है इसका तात्पर्य, देखते हैं। मान लो मोदी जी की सरकार बनी और ऐसा इसलिए प्रावधान रखा गया है संविधान में कि 6 महीने में एक बार लोकसभा का बैठक होना अनिवार्य है और 6 महीने में एक बार बैठक होना राज्यसभा का भी अनिवार्य है। और दूसरा बात, मतलब आप पढ़े होंगे एक वर्ष में 2 बार, या 6 माह में 6 महीना में बैठक एक बार होना चाहिए। 6 महीना में एक बार या एक वर्ष में 2 बार। आप समझ रहे हैं ना, यहां भी है 6 महीने में एक बार, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार। ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया है कि अगर मान लो प्रधानमंत्री को विश्वास मत देकर या लोकसभा में समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना दिया जाए और प्रधानमंत्री निरंकुश हो जाए, उसके अनुसार ना चले, एक जिम्मेवारी लेकर ना चले, तो अगले 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री को मान लो सदन के सारे मेंबर का मन हो गया कि इस प्रधानमंत्री को हटाना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है, तो अब विश्वास प्रस्ताव कब पारित होगा, जब सदन की कार्यवाही चलेगा तभी तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। तो इसीलिए इस देश में ऐसा ना हो, इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा कि प्रत्येक 6 महीने में एक बार बैठक होना चाहिए। अगर अविश्वास ऐसी कोई भी बात ना रहे तो ठीक भी है, और नहीं तो चलता रहेगा। 6 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। कितने दिनों में, 6 महीने में एक बार। तो पूछा जाएगा लोकसभा का बैठक अधिक से अधिक कितने दिन रुक सकता है, तो 6 महीने, और 6 महीने में एक बार बैठक होगा, अनिवार्य रूप से होगा। और एक वर्ष में कितना दिन होगा, तो एक वर्ष में 2 बार उसका बैठक कम से कम, ज़्यादा कितना बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना बार होना बहुत ही अनिवार्य है। यह आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय क्या होता है कि मान लीजिए 2019 में भारत में इलेक्शन हुआ, 2014 में भी हुआ था, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। तो क्या होता कि मान लो कोरोना का अभी केस चल रहा है, उससे पहले ही हो जाता है, या आपातकाल, इस देश में आपातकाल हो जाता, भारत पाकिस्तान युद्ध होने लगता, भारत चाइना युद्ध होने लगता, किसी के साथ भी युद्ध होकर आपातकाल, इमरजेंसी देश में। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, कोरोना का समय है और इस समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, मान लो अभी चुनाव कराना, तो चुनाव होता, अभी नहीं होता ना। तो आपातकाल के समय अगर लोकसभा में 2019 में कोई इमरजेंसी देश में लग जाता, तो वो 2020 में होता है इलेक्शन। कब होता, 2020 में। जैसे आपको शादी करने जाना है, मान के चलो, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराबी आप ही का हो जाए, तो पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या है, शादी करना है या तबीयत, डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर पास जाओगे, वो बाद में भी हो जाएगा। उसी तरह है, चुनाव कराना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले देश को बचाना इंपॉर्टेंट, इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। जैसे बिहार में भी आप देख रहे हो सकता है कि विधानसभा 1 साल के लिए टल भी सकता है, विधानसभा में भी ऐसा रूल है। समझ में आ रहा है ना, अगले साल चुनाव होगा, 1 साल बाद चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए आगे और भी बातें करते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं गणपूर्ति के बारे में। क्या है गणपूर्ति का, क्या कंसेप्ट है। देखो यहां भी है ये कंसेप्ट और लोकसभा में भी है। गणपूर्ति का कंसेप्ट जो है ये राज्यसभा में भी है और ये लोकसभा में भी है। किसका कंसेप्ट है, गणपूर्ति के बारे में। इन चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे क्लास में मैं एक नियम बना दूं, हमारे क्लास में 300 बच्चे हैं और मैं कह दूं कि 300 बच्चे का 10% होता है 30, और 30 बच्चे आएंगे तभी उस दिन क्लास चलेगा। अगर 30 से भी कम बच्चे आएंगे तो क्लास ऑफ रहेगी। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया आप जरा देखेंगे कि गणपूर्ति मतलब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 और इसका 10% अगर लो आप तो
ऐसे आता है 55 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आदमी को तो काटा नहीं जाएगा, तो 55 माना गया है ना, 55 सीट। 55 लोग अगर लोकसभा में किसी दिन कार्यवाही में नहीं आएंगे तो उस दिन सदन की कार्यवाही नहीं चलेगा, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगा। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की चर्चा कल मैंने किया था 250 है, तो इसके लिए रखा है 25। तो राज्यसभा में गणपूर्ति होने के लिए सदस्यों की संख्या, मतलब सदन की कार्यवाही चलने के लिए, क्लास चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। और लोकसभा का क्लास चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ऐसा क्यों रखा गया है? मान लो लोकसभा कोई बिल को पारित करे और राज्यसभा में उस दिन सिर्फ 2 ही लोग आए, वो दोनों भी बीजेपी का रहे, तो यहां से भी पारित कर देगा, तो पारित माना जाएगा कि नहीं राज्यसभा से? तो गैर जिम्मेवारी वाली बात हो जाती है कि नहीं? इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है संविधान में। समझ में आ रहा है ना? तो ये आप समझेंगे। तो गणपूर्ति क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कोरम पूरा करना, कोरम पूरा करना। तो यहाँ पे है आपका 55, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत चलिए आगे देखते हैं। इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, एक बार और पीछे, ये सारे बातें आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ये समझ में आ गया होगा। 108 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अनुपस्थित 60 दिनों तक रहेगा। इसको एक क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, निम्न सदन वो ऊपरी सदन है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होंगे, 55 सदस्य होंगे। कौन सा अनुच्छेद में है गणपूर्ति? गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में, ये याद रखना। अनुच्छेद 100 में क्या है, गणपूर्ति। गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 100 में किया गया है। 6 महीना में एक बार बैठक होना चाहिए, आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे और भी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए आराम से पढ़िए। अभी हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 81 में, तो लोकसभा का मेंशन किया गया है। लोकसभा की सीटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा, कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552, और वर्तमान में अभी कितना है, 543। ऐसे आप नॉर्मली 545 पढ़ते होंगे, लेकिन अभी 543 है वर्तमान समय में लोकसभा में। तो ये क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। तो लोकसभा में 2 तरह से लोग जाते हैं। एक तो पहले इधर समझ लो आप डाटा को, कि ये अधिकतम और वर्तमान में बताया था कल भी, कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आबादी के ऊपर। लोकसभा का सीट जो है ये डिपेंड करता है आबादी के ऊपर। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो लोकसभा का सीट भी बढ़ेगा। मैंने बताया था आज़ादी के बाद हमारे देश में 1950 में पहली बार जनगणना हुआ था, आज़ाद हिंदुस्तान में, सॉरी 1951 में पहली बार जनगणना हुआ था, 1951 में। फिर उसके बाद हुआ 1961 में, फिर उसके बाद हुआ 1971 में, फिर उसके बाद हुआ 1981 में जनगणना, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में, 1991 में। फिर कब हुआ, 2001 में। फिर कब हुआ जनगणना, अगला जनगणना कब हुआ, 2011 में। फिर अगला कब हुआ, 2021 में जनगणना हुआ। ये जो 2021 में जनगणना हुआ नहीं, 2020 में होने वाला था, अभी डिले हो रहा है। 2021 में आंकड़ा मेरे पास आ जाएगा जनगणना का। तो इतना बार आज़ादी के बाद देश में जनगणना हुआ है। तो आप देखेंगे जनगणना के बाद जो भारत में निर्वाचन आयोग है, वो आयोग जो चुनाव करा, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। अभी सिर्फ आप ये देखो कि निर्वाचन आयोग का ही एक पार्ट है परिसीमन आयोग, एक पार्ट है किसका, निर्वाचन आयोग को परिसीमन आयोग, जो कि परिसीमित करता है कि आप जहां से भी देख रहे होगे उस लोकसभा क्षेत्र का एरिया कितना है, वो परिसीमित करता है। किसके ऊपर वो डिपेंड होता है परिसीमन, आबादी के ऊपर। आप देख रहे होंगे कोई क्षेत्रफल में बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहां की जो जनघनत्व है बहुत कम है। जहां पर डेंसिटी बहुत है, जनघनत्व बहुत है, वहां का लोकसभा क्षेत्र का जो एरिया होता है वो कम होता है। कल मैंने इस पर चर्चा किया था कि मेरे क्लास में अगर मैं बताऊं कि 30 बच्चे पे 1 मॉनिटर बनाया जाता है, और मेरे पास अभी 5 मॉनिटर है, तो आप क्या समझेंगे 150 बच्चे का क्लास है, और मैं बोल सकता हूं कि अधिकतम मेरे पास 10 मॉनिटर का सीट है, तो आप क्या समझेंगे 300 बच्चे का ये क्लासरूम है मेरे पास। तो ऐसा ही कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे
क्या हुआ कि हर साल परिसीमन आयोग क्या करता था, परिसीमित करता था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था कि मैं कौन सा लोकसभा में हूँ, इस बार इसमें आ गए, इस बार इसमें आ गए, तो ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए सबसे पहले 1971 का जो आंकड़ा आया ना, उसमें पहले 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। किस वर्ष के जनगणना के आंकड़ा के ऊपर? 1971 के जनगणना के आंकड़ा के ऊपर। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का लघु संविधान, क्योंकि इतना बड़ा संशोधन था। अभी तक में जितना भी संशोधन हुआ वो सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन ही है। तो देखो 1976 में यह संशोधन किया गया और बोला गया कि 2001 तक जो सीट है ना, अधिकतम सीटों की संख्या ये 2001 तक 552 होगा। इसको 552 से ज्यादा नहीं जा सकता, ये बढ़ सकता था, मतलब 552 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 2001 के आंकड़ा आने के बाद फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, और बोल दिया गया कि यह सीट 2026 तक के लिए निर्धारित रहेगा। कब तक निर्धारित रहेगा? 2026 तक। तो आप देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 84वां संविधान संशोधन 2001, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें सीट कब तक कर दिया गया? 2001 तक में। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे बातों पर संशोधन हुआ है, ये आप याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे बातों पर सुधार हुआ है। और 84वां संविधान संशोधन फिर 2001 में किया गया, और ये सीट कब तक निर्धारित किया गया? 2026 में। 2026 में हो सकता है कि 2021 में अगर आंकड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर हो सकता है कि 552 से अधिक भी हो जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट उनके लिए जो 2026 के बाद सोच रहे हैं नौकरी लेना। अभी 2026 से पहले जिनको भी एग्ज़ाम देना है 2020 में 66 बीपीएससी का, उसके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। तो ये 2026 में आप देखेंगे खुद बाय खुद की फिर से संशोधन होगा। ये सीटों को, अगर देश की आबादी घट जाए, घटने वाला तो है नहीं, भारत बहुत मेहनती देश है, आबादी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो घटने वाला कोई चांस है नहीं। लेकिन 2026 में बाई चांस कोरोना की वजह से घट भी सकता है तो अगर घट जाए तो ये सीट भी घट सकता है, अधिकतम सीटों की संख्या भी घट सकता है। अगर बढ़ जाए तो फिर वो हो सकता है कि बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो वो आगे देखेंगे, रिजल्ट 2026 में हम लोग को पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ये 2026 तक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी है, जैसे आप देखेंगे ना कि मैंने चर्चा किया था आर्टिकल 330, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 330 क्या होता है? तो लोकसभा में आरक्षण है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जैसे कहते हैं हम लोग एससी, क्या बोलते हैं हम लोग? एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, शेड्यूल्ड एससी और एसटी। तो 15% आरक्षण है लोकसभा के कुल सीटों का। लगभग 84 सीट जो है वो आरक्षित है कि पिछड़ा जाति के लोग लोकसभा में जाएंगे। कितने सीट? पूरे ऑल ओवर इंडिया में 84 सीट। अब देखिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7.5%, 7.5% सीट आरक्षित है, लगभग 47 के आसपास का सीट आरक्षित किया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पिछड़ा जनजाति के लिए। ये दोनों बात काफी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 330 में क्या है? लोकसभा में आरक्षण है। लोकसभा आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है? 15% सीटों की संख्या, मतलब 84 लोग होंगे प्रत्येक वर्ष लोकसभा में, जो कि पिछड़ा जाति का होगा। 84 से भी ज्यादा होगा, लेकिन 84 सीट रिजर्व होगा। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में ही जमुई लोकसभा सीट वो आरक्षित है, तो वहां पे ये चिराग पासवान जी इलेक्शन लड़ते हैं। आप देख रहे होंगे गया लोकसभा क्षेत्र, तो बिहार का जो गया लोकसभा क्षेत्र है वो भी आरक्षित है, तो मांझी जी फायदा उठाते हैं उस आरक्षण का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं भारत में बहुत पिछड़े लोगों के अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग नेता हैं, अपने अपने आरक्षण का भी फायदा उठा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। वो अपने आरक्षित सीटों पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनका भी फायदा इन लोगों को मिल रहा है। तो याद रखेंगे आप 15% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% सीट लोकसभा में आरक्षित किया गया है। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 330 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? 330। यहां तक आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे क्या है कि देखो अब यहां पे क्या है कि 552 अगर अधिकतम सीटें होंगे तो दो तरह से होता है। इसको जरा आप देखेंगे ध्यान से
530 सीटें राज्य से निर्धारित किया गया और 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेश से। और नॉमिनेटेड पर्सन, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, कौन सा आर्टिकल 331। अब 331 के अंतर्गत मनोनीत, अब मनोनीत नहीं हो रहा, ये पहले तक था। 2020 में 26 जनवरी के बाद ये 25 जनवरी को बिल पारित कर दिया, 126वां संविधान संशोधन किया गया और बोला गया एंग्लो इंडियन की आबादी ऑटोमेटिक भारत में घट रहा है, तो इस हिसाब से बताया गया हम 2 सीट को क्यों बर्बाद करें, तो ये नॉमिनेटेड की जो बातें हैं वो हटा दिया गया है। तो अब भारत में इसीलिए पहले क्या था कि जो 543 सीट अभी पहुंच रहा है वो राज्य से 530 और 20 केंद्र शासित प्रदेश से, तो कितना हो गया। अभी देखो ये सिर्फ आपको समझना है कि ये अभी आरक्षित है 520 में भी वर्तमान समय में 13 सीट आ रहे हैं, 20 सीटों में अभी केंद्र शासित प्रदेश से मात्र 13, ये 2 भी खत्म हो गया। तो आप देखेंगे कि 530 प्लस 13 तो 543 सीट, ये 543 सीटें अभी है वर्तमान में, ये सीट, ये देखिए 20 सीट आरक्षित किया गया। अब 13 सीट कहां से, तो आप दिल्ली देखेंगे ना केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली से 7, अब बाकी सभी राज्य से 1-1। अभी आप लद्दाख वाला कंसेप्ट थोड़ा देख लेना, अभी इसमें क्या है ना 1-1, बाकी जो 6 राज्य थे अभी तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो जैसे अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1, चंडीगढ़ से 1, तो इस तरह से करके सारे केंद्र शासित राज्य से 1-1 और दिल्ली से 7 लोकसभा का सीट है, तो 13 केंद्र शासित प्रदेश, ये एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया, इसलिए 543 हो रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, एंग्लो इंडियन मतलब 26 जनवरी से ये बंद हो गया, 25 जनवरी को ही बिल पारित हो गया था 126वां संविधान संशोधन। ये ऐसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है सही में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था किया गया 331 में, क्योंकि देखो ऐसा मनोनीत करने की व्यवस्था इसीलिए किया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो जो भारत का संविधान है वह भारत के सभी नागरिकों को एक समान रूप से देखता है। तो जब एक समान रूप से देखता है तो वो एंग्लो इंडियन जरूरी नहीं था कि भारत में वो जीत ही जाएगा इलेक्शन, तो उसके हित में काम हो सके इसलिए कुछ एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान बनाया गया था, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया क्योंकि एंग्लो इंडियन की आबादी भारत में कम हुआ है, तो इसके लिए 2 सीटों को बर्बाद करना उचित बात नहीं था। इसलिए अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो 543, आप इसको गलत करके नहीं आएंगे कि 545 अगर ऑप्शन में रहा तो आप इसको टिक करके आएंगे तो ये गलती होगा, क्योंकि 1 जनवरी, ये करंट है कि 1 जनवरी 2020 से ये समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का सीट, और आर्टिकल 331 के अंतर्गत पहले आता था लेकिन अभी नहीं आता है, तो ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी ये आपको पूरा कंसेप्ट डाटा समझ में आ गया होगा। टाइम क्या हो गया, यही है लोकसभा, और लोकसभा में हम लोग अभी बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में, ये सिर्फ खाली लोकसभा पड़ा हुआ है, आप देखिए इसी में सारे हमारे लोकसभा के मेंबर जो चुनकर जाते हैं वो बैठते हैं यहाँ पे। लोकसभा अध्यक्ष जो कि सदन की पूरी कार्यवाही को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं, सदन की पूरी कार्यवाही को अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे बैठते हैं इस जगह पे। और पूरे अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अभी हम लोग डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आगे। देखो आप, ये लोकसभा है। सबसे पहले देखो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख आर्टिकल 93 में किया गया है। कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 93 में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इस बातों को आप पहले समझो कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो सकता है। मान के चलो आप कि लोकसभा का इलेक्शन समाप्त हुआ और लोकसभा के इलेक्शन समाप्ति के बाद सदन में एक मॉनिटर को चुनना है,
तो जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होगा सदन के अंदर उसी का तो वो मॉनिटर चुना जाएगा। तो मान लो अभी देश में बीजेपी का है, तो बीजेपी का बहुमत ज़्यादा है सदन में, तो बीजेपी का ही कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनेगा जो बीजेपी से इलेक्शन जीत के आया है। ये एकदम 100% सत्य है। लेकिन भारतीय संविधान में एक नियम बनाया गया, वो नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्पीकर पद ग्रहण करने से पहले उनको पार्टी से त्यागपत्र देना चाहिए, वो कोई भी पार्टी का ना होना चाहिए। क्योंकि सदन के अंदर बहुत सारे पार्टी के लोग रहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का जो नजरिया है वो सबके प्रति समान रूप से होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कि सबको जो भी बोलने का वक्त मांगे उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी खड़ा हुआ बैठ जाइए। राहुल गांधी ने कहा था सुमित्रा महाजन के ऊपर कि मुझे सुमित्रा महाजन बोलने नहीं देती है, वो बीजेपी से थी। तो ऐसा ना हो, एक गार्जियन के तौर पर होता है, सबके प्रति समान नजरिया हो, तो इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष का क्या क्या काम है, तो सबसे पहला काम है निर्णायक मत देना। निर्णायक मत, जब सदन में 50-50% का वोटिंग दोनों बगल हो जाए। भारत में प्रत्येक बेरोजगार लोगों को जियो का रिचार्ज कराने के लिए 500 रुपया महीना मिलना चाहिए। अगर इस बात पर वोटिंग कराया जाए, अब 50-50%, 50% लोग बोले हाँ ठीक है दे दिया जाए, दिन भर उनका टाइम पास नहीं हो रहा है। 50 लोग कहेंगे कि अगर दे देंगे तो और भी ज़्यादा दिन तक बेरोजगार वो रह जाएगा। तो अगर ऐसा बात रहा तो क्या होगा कि 50-50, अब जो अध्यक्ष होंगे वो जिसके तरफ वोटिंग करेंगे उन्हीं का बात माना जाएगा। तो ये जब ऐसा आता है निर्णायक मत देने, ऐसे सामान्य बिल में जब पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब बराबरी का वोटिंग हो जाता है तो उस केस में लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि निर्णायक मत देना, सदन के अंदर कौन बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, ये डिसाइड भी करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा। ठीक है। दूसरा बात, संसद सदस्य की योग्यता की जांच करना, ये भी, कौन कितने दिनों तक अब्सेंट रह रहा है, ये भी, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, ये भी, धन विधेयक का निर्धारण करना लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम है लोकसभा अध्यक्ष का, और सदन में से ही चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के जो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें हम, लोकसभा उपाध्यक्ष में अभी आप देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। उपाध्यक्ष भी सदन में चुना जाता है, उसके पैनल में लगभग 6 लोगों का लिस्ट बना होता है कि अध्यक्ष नहीं रहेगा तो सदन की कार्यवाही को उपाध्यक्ष चलाएगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो ऐसा 6 लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा तो अगला व्यक्ति, ऐसे। अभी आप देख सकते हैं वर्तमान समय में ओम बिरला जी है जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष हैं, ओम बिरला जी। तो आप देख रहे होंगे राज्यसभा लोकसभा टीवी, अगर आप देखते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, 93 में। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आज हम लोग लोकसभा में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़े आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख किया गया है। 330 में क्या है, लोकसभा में आरक्षण है। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन की चर्चा किया गया है। ये आपको समझ में आया। 93 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। कल मैंने धन विधेयक की चर्चा किया था, वो आर्टिकल 110 में है। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा से पारित होता है। धन विधेयक हमेशा कहाँ से प्रारंभ होता है, लोकसभा से, और वो कहाँ जाता है, राज्यसभा। राज्यसभा मात्र उसको 14 दिन तक रोक सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में मुझे बताइए। जो भी बच्चे सीरियस होकर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वर्तमान समय में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है ये आप हमको कमेंट में आप बताइए। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे अभी देखते हैं और क्या है। और प्लस कोर्स पे हमारा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 12 महीने का या 24 महीने का, और हमारा रेफर कोड इसका प्रयोग करेंगे आप, सुजीत का। और जितने भी भाई देख रहे हैं लाइक तो जरूर कर दे, लाइक करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन ना भी ले रहे हो कम से कम लाइक तो जरूर कर दो। और जो लेंगे
वो हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी बात कर सकते हो। 8789459310 है ये व्हाट्सअप पे। आप कोई भी तरह का परेशानी हो सब्सक्रिप्शन लेने में रेफर कोड में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 8789459310 ये नंबर है। और 12 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये हमारा रेफर कोड। 12 महीने का लेंगे आप जब, तो आपको बहुत ही आसानी होगा। 315 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको फीस ही पड़ रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप ले सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं हम लोग। चैनल को वही बात फिर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे आप। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले लेक्चर में। चलिए मन लगाकर पढ़िए। जय बिहार।